हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन सेक्शन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के जल्दी से शुरुआत करते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी इवनिंग की क्लास में वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा विषय के अंतर्गत जितने भी अति लघु महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको कवर करेंगे। और कल भी हमने दोस्तों आपके पेपर 1 की ही अति लघु की क्लास ली थी, जिनमें हमने डिस्कस किया था कि कुछ महत्वपूर्ण कथन के बारे में। और आज जो कुछ बच गए थे कथन, जिनके बारे में हम कल नहीं जान पाए थे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है जानना, तो वो हमने आज की क्लास में उसका सेशन रखा है। उन्हीं के बारे में आज पूरा ख़त्म कर देंगे और बाकी कुछ और चीज़ें भी आपको इससे अलग जानने को मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आपको हर एक क्लास की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे और कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपको गाइज अब आपको पीडीएफ मिलने का समय जो है सुबह 5:30 बजे है। सुबह 5:30 बजे आपको हर एक क्लास की पीडीएफ मिल जाती है, तो आप सुबह उठ करके उनको एक बार रिवाइज़ कर लिया कीजिए, क्योंकि काफ़ी समय मिलता है आपको। पहली क्लास आपकी 8 बजे से शुरुआत होती है, ठीक है, तो काफ़ी समय मिल जाता है आपको रिवाइज़ करने के लिए। और दिन में भी बीच बीच में मैंने काफ़ी सारा समय आपको दिया है, ताकि आप प्रत्येक क्लास की पीडीएफ या क्लास के नोट्स को रिवाइज़ कर सके। रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है नई चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा, क्योंकि आपको वही चीज़ें जो आपने पढ़ रखी है वही चीज़ें ज़्यादा मार्क्स दिला सकती है, अगर आप उनका बेहतर तरीके रिवीजन करते रहेंगे। क्योंकि नहीं तो एग्ज़ाम में आप फिर पढ़ा हुआ भी भूल जाएंगे। अगर आप ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप जितना पढ़ें बिल्कुल सटीक पढ़ें और उसी की प्रैक्टिस भी करते रहें। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो ने नागरिकों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया है? दोस्तों, प्लेटो ने नागरिकों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया है, ठीक है। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। और ये आपको दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा, वह शिक्षा किस काम की जो भविष्य के लिए वर्तमान का बलिदान करती है। यानी वह शिक्षा किस काम की है जो भविष्य के लिए वर्तमान को दांव पर लगा देती है, वर्तमान का बलिदान कर देती है। तो यह कथन है रूसो का, ठीक है। यह कथन किसका है? रूसो का है। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुत। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं, ठीक है। यह बात किसने कही कि भाई जो मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है और सबसे बड़ा रक्षक होता है वह चरित्र होता है, ना कि शिक्षा। यह बात कही है स्पेंसर महोदय ने। किसका कथन है? स्पेंसर महोदय का, ठीक है। ये इस तरीके से आपसे कथन के बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज सभी को आज की क्लास में हम खत्म कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, चरित्र की स्थापना करना विद्यालय शिक्षा व अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन हो जाता है जॉन ड्यूवी का। कहा क्या गया है कि चरित्र की स्थापना करना विद्यालय शिक्षा व अनुशासन का मुख्य उद्देश्य होता है। वहीं अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अच्छे आचरण की शिक्षा देना है। यह बात किसने कही कि भाई अच्छे आचरण की शिक्षा देने से उसका उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य? तो यह भी हर्बर्ट स्पेंसर ने कही। और अभी इससे पहले जो आपको प्रश्न देखने को मिले था यहाँ पर कि सबसे बड़ा रक्षक कौन है? चरित्र है। तो दोस्तों कुछ आपने देखा यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है, आचरण और चरित्र, ठीक है। तो वही बात है, सेम है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर लैंग्वेज का डिफरेंस है। तो आप समझ लेना जहाँ पर इस तरीके की बात आए कि शिक्षा से ज़्यादा किसको, आचरण को, चरित्र को महत्व दिया जाए, तो आप समझ जाना हर्बर्ट स्पेंसर का ही वह कथन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर मूव करेंगे। क्या पूछा गया है? नैतिकता सिखाई नहीं जाती है, किंतु बीमारी की तरह उसे केवल पकड़ा जा सकता है। ये मतलब क्या है इसका कि भाई जो नैतिकता है उसको कोई सिखा नहीं सकता है, उसको खुद से उसे समझा जाता है, सीखा जाता है। और इन्होंने बात की है कि बीमारी की तरह उसे पकड़ा जाता है। तो यह कथन किसने कहा? यह कथन का स्टारबक ने। किसने? स्टारबक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का संतुलित, स्वाभाविक व प्रगतिशील विकास है। यह बात किसने कही? तो यह बात कही है पेस्ट्रोलॉजी ने, ठीक है। पेस्ट्रोलॉजी ने। इनके कथन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। पेस्ट्रोलॉजी से संबंधित जितने भी आपसे संबंधित क्वेश्चन होंगे वो बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि शिक्षा का उद्देश्य
पूर्ण मानव विकास है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पूर्ण मानव का विकास करना। तो इसका उत्तर क्या होगा? पेंटर महोदय का। ठीक है, पेंटर महोदय का। कि पेंटर का क्या उद्देश्य, अगर आप इसको थोड़ा सा लिंक्ड करना चाहे इससे तो कैसे करेंगे कि पेंटर का उद्देश्य क्या होता है कि एक ही पिक्चर में वो बहुत सारी चीज़ों को उतारना चाहता है जिससे देखने वाले को जो बहुत ही मनमोहक उसकी पेंटिंग लगे। तो वही बात है कि मनुष्य का पूर्ण विकास कर देना किसी एक पेंटर का काम होता है। इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है? तो वह है आध्यात्मिक जगत का। आदर्शवाद के अनुसार आध्यात्मिक जगत का महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, आदर्शवाद से संबंधित आपके एग्जाम पेपर में बहुत सारे खूब सारे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट में और शॉर्ट में। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि कल की क्लास आपकी सुबह आदर्शवाद से संबंधित होगी, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आदर्शवाद से संबंधित जितने भी फैक्ट्स फिगर्स होंगे सब कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे। एक ही क्लास में पूरा आदर्शवाद टॉपिक हम खत्म कर देंगे। ठीक है, इनसे संबंधित कौन कौन से विचारक हैं या फिर कौन कौन सी इसमें सिद्धांत अपनाए जाते हैं, कुछ परिभाषाएं हैं महत्वपूर्ण, उन सभी के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, सुबह के समय आपकी एक क्लास होगी। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किस शक्ति से हुई है? तो वह हुई है आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा। किससे हुई है? आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही ब्रह्मांड की रचना हुई है। ओके, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आदर्शवाद बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, और कल से आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और परियोजनवाद तीनों की क्लासेस हम लगातार एक एक करके एक एक दिन में एक एक चीज़ को जानेंगे ताकि ओवरलैपिंग ना करे चीज़ें और तीनों के बीच में आपको अंतर भी सही से स्पष्ट हो जाए। किस दार्शनिक ने सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन का शाश्वत मूल्य या आदर्शों के रूप में व्यक्त किया है? किसने किया है? क्या पूछा गया है यहाँ पर कि कौन से ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन के शाश्वत मूल्यों या आदर्शों के रूप में व्यक्त किया है? तो उनका नाम है दोस्तों प्लेटो। ठीक है, प्लेटो की यह व्यक्ति है, या फिर आप कह सकते हैं प्लेटो ने ही यह व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, यह भी आदर्शवाद से संबंधित है। पूछा क्या गया है कि आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा किसे महत्व दिया गया है? दोस्तों, वस्तुओं की अपेक्षा आदर्शवादी दर्शन में विचारों को महत्व दिया गया है। किनको? विचारों को अधिक महत्व दिया गया है एज कंपेयर टू थिंग्स। ठीक है, तो तभी तो उसका नाम आदर्शवाद को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तब आपको ये चीज़ पूरी क्लियर हो जाएगी। मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि आदर्शवाद को इंग्लिश में कहते हैं आइडियलिज्म। ठीक है, आइडियलिज्म, आइडियलिज्म। तो आपने देखा कि दो वर्ड्स से मिलकर बना है, दो टर्म्स से मिलकर बना है, आइडियल या आइडिया और इज्म। ठीक है, आइडियल इज्म। तो आइडिया का मतलब क्या होता है हिंदी में? आइडिया क्या होते हैं? विचार ही तो होते हैं। ठीक है, तो जब आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि विचारों को ही तो महत्व दिया जाएगा। ठीक है, इतनी तो ज़्यादा इसमें टफ बात नहीं बोल दी गई है, समझने वाली बात है कि नाम यही है तो विचारों को तो महत्व दिया ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? प्रश्न विधि के जनक कौन है? प्रश्न विधि के जनक कौन है? दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण ये चीज़ें हैं और ये आपके आदर्शवाद से संबंधित जो टॉपिक आपका कल होगा उसी में ही ये सब चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, आज आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो कल आपको समझने में इसको बहुत ही आसानी होगी। चलिए देखते हैं। और आप दोस्तों ये भी देखना कि हर एक चीज़ें क्या उसमें कवर हो पाई क्लास में। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा आज की क्लास को लेने के बाद। प्रश्न विधि के जनक कौन है? प्रश्न विधि के जनक सुकरात महोदय है। कौन है? सुकरात महोदय। ये आपसे पूछा जाए कि प्रश्न विधि के प्रतिपादक कौन है, तो वह भी सुकरात है। यानी प्रश्न विधि से संबंधित आपसे कुछ भी पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा? सुकरात होगा। ठीक है, प्रश्न पूछने की विधि संबंधित है सुकरात महोदय से। अगला प्रश्न है, संवाद विधि के जनक कौन है? संवाद विधि के जनक, तो संवाद विधि के जनक किसको माना जाता है? प्लेटो को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निगमन व आगमन विधि के जनक कौन है? निगमन व आगमन विधि के जनक अरस्तु है। ठीक है, कौन है? अरस्तु है। अगला प्रश्न है, निर्देशन विधि के जनक कौन है? तो निर्देशन विधि से संबंधित है जनक हर्बर्ट। ठीक है, जनक हर्बर्ट। ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सी विधि का जनक किसको माना जाता है, तो बहुत ही ध्यान से आपको आज भी सुनना है और कल तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करने ही वाले हैं।
तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा कल एक तरीके से और आपको नोट्स भी प्रॉपर मिल जाएंगे। आगे बात हमने निर्देशन के बारे में जान लिया, कौन है, हर्बर्ट महोदय है, ठीक है, जनक हर्बर्ट महोदय, निर्देशन विधि के जनक हर्बर्ट महोदय। आगे बात करें तर्क विधि के जनक कौन है, तो तर्क विधि के जनक हीगल को माना जाता है, किसको, हीगल। अगला प्रश्न है खेल विधि के जनक कौन है, तो चलिए बता देते हैं, खेल विधि संबंधित है फ्रोबेल महोदय से, फ्रोबेल महोदय से संबंधित है खेल विधि। याद रख पाएंगे, चीज़ें क्लियर है ना आपको, अब इतनी चीज़ें साफ हो गई है, समझ आ गई है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने है 240, क्या पूछा गया है आपसे, यहाँ पर पूछा गया है अभ्यास एवं आवर्ती विधि के जनक कौन है। दोस्तों एक बात और है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो की क्वालिटी सही नहीं है, तो आप एक बार ऐसा करिएगा, आपके इधर वीडियो के ऊपर जहां आपने वीडियो प्ले की है, आपके राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपको 3 डॉट्स के जैसा एक मार्क दिखाई देगा, वहां से जाकर आप वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, आपको सभी चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ से आपके लिए क्वालिटी बिल्कुल बेहतरीन और अच्छे तरीके से भेजी जाती है, तो आपके फ़ोन से आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसके जनक माने जाते हैं पेस्ट्रोलॉजी, किसके, अभ्यास एवं आवर्ती विधि के जनक पेस्ट्रोलॉजी महोदय, ठीक है, अभ्यास एवं आवर्ती विधि के जनक कौन है, पेस्ट्रोलॉजी है। इतनी चीज़ें आपको एक्सप्लेन हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं, किस दार्शनिक ने कहा है कि अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है। अध्यापक क्या है, सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है। जेंटिल ने ऐसी बात कही है, या जेंटिल का यह कथन है, ठीक है, जेंटिल का यह कथन है। अगला प्रश्न है आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों आदर्शवादी शिक्षा का क्या है, आत्म अनुभूति प्रमुख उद्देश्य है। क्या है प्रमुख उद्देश्य, आत्म अनुभूति है, ठीक है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था आपका, और आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम पेपर में, बहुत बहुत उम्मीद है ऐसी। अगला प्रश्न है प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल्य उद्देश्य क्या होता है, या मूल उद्देश्य क्या होता है प्रयोजनवादी शिक्षा का। प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक का सामाजिकरण करना है। क्या है, बालक का सामाजिकरण। ये तो बात की हमने प्रयोजनवादी शिक्षा की, और आदर्शवादी में क्या था प्रमुख उद्देश्य, आत्मानुभूति था, ठीक है। आत्मानुभूति और प्रयोजनवादी से संबंधित है सामाजिकरण करना बालक का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों हाँ, आपने इससे पहले की अगर प्रैक्टिस क्लासेस नहीं ली है, इससे पहले आप देख सकते हैं लगभग 250 क्वेश्चन के करीब इससे पहले आपके हो चुके हैं, उनकी क्लासेस आपने अगर नहीं ली है तो ज़रूर लीजिए, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि इससे पहले कुछ क्लासेस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे, जिनको हमने पूरा एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन के दौरान ही। तो इसी तरीके से अब आगे हम बढ़ेंगे। कहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, हमने देख लिया कि प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्टिव मेथड के बारे में, कि प्रोजेक्टिव मेथड की खोज किसने की थी, ठीक है। प्रोजेक्टिव मेथड की खोज किसने की थी, तो किलपैट्रिक ने की थी प्रोजेक्टिव मेथड की खोज। इतना क्लियर हो गया आपको। अब अगला प्रश्न आपका आता है अनुशासन के 4 तत्व किस दर्शन में बताए गए हैं, कि भाई अनुशासन के 4 तत्व होने चाहिए, वो कौन से दर्शन में आपको बताए गए हैं। आदर्शवाद, प्रयोजनवाद या फिर प्रकृतिवाद, किस में बताए गए हैं, तो यह बताए गए हैं प्रयोजनवाद में, ठीक है। प्रयोजनवाद में अनुशासन के 4 तत्व बताए गए हैं। इन चारों तत्वों के बारे में हम जब प्रयोजनवाद की क्लास लेंगे 1-2 दिन बाद तब जानेंगे। कल हम सिर्फ और सिर्फ आदर्शवाद की बात करेंगे, उससे नेक्स्ट क्लास में देन हम डिस्कस करेंगे प्रकृतिवाद, और फिर तीसरी क्लास हम रखेंगे प्रयोजनवाद की। और तीनों से आप देख सकते हैं कि लगातार 10 से 15 क्वेश्चन आपके इसी से रिलेटेड आ चुके हैं, तो कितना महत्वपूर्ण आपके ये टॉपिक है, ठीक है। और ये तो बात वेरी शॉर्ट की हो रही है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी आज से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, जिनमें परिभाषाएं शामिल है, जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं होगी उनमें उनको चुन करके जो भी महत्वपूर्ण होगी सिर्फ वही जानेंगे। वैसे तो दुनिया भर की परिभाषाएं इस आपके पेपर 1 में बहुत ज़्यादा परिभाषाएं दी गई है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है पूछी जाती है, हम उनको ही जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, याद करेंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया किसमें बताए गए हैं, प्रयोजनवाद में 4 तत्व बताए गए हैं दर्शन के। अगला क्वेश्चन है ड्यूवी के अनुसार शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, इसका साधन बताइए, कैसे है। चलिए जान लेते हैं। ड्यूवी शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया मानता है। बालक की शिक्षा हेतु विद्यालय आवश्यक होता है, बिल्कुल होता है, वही उसका साधन होता है।
तो ड्यूवी इसे सामाजिक वातावरण कहता है, ठीक है, सामाजिक वातावरण कहता है विद्यालय को। और विद्यालय क्या है, इसका साधन है शिक्षा का सामाजिक प्रक्रिया के लिए जो आवश्यक होता है। इतनी चीज़ आपको समझ में आई, क्या बात यहाँ पर की गई है। ड्यूवी के अनुसार क्या है कि सामाजिक प्रक्रिया को ये बढ़ावा देते हैं, शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया मानता है और बालक की शिक्षा के लिए विद्यालय आवश्यक है, ये इनकी बात है। और ड्यूवी इसे क्या कहता है, सामाजिक वातावरण कहता है। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है जो आज की क्लास का आपका नहीं लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी इसके बाद भी आपके कुछ क्वेश्चंस बच जाते हैं, उनकी भी बात करेंगे। शिक्षा का एक उद्देश्य वातावरण के साथ अनुकूलन करना है, इसके संबंध में ड्यूवी के विचार लिखिए। चलिए तो जान लेते हैं ड्यूवी के क्या विचार है, वातावरण के साथ अनुकूलन किस तरीके से किया जाता है, क्या मानते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया अनुकूलन की एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका प्रति एक अवस्था में उद्देश्य विकास की बढ़ती हुई क्षमता प्रदान करना होता है। ये इन्होंने यहाँ पर इनका कथन हो गया है, ठीक है। जो भी चीज़ें इन्वर्टेड कोमा के अंदर आती है तो आप वहाँ समझ लीजिएगा कि वो कथन है किसी का, एज इट इज़ बात बताई गई है, उनके द्वारा कही गई जो बात है उसको एज इट इज़ यहाँ पर लिखा गया है। अगला प्रश्न है, और यहाँ से दोस्तों एक बहुत अच्छी बात आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ से जितने प्रश्न शुरू होते हैं वो सभी 2019 के प्रश्न हैं, ठीक है। 2019 में पूछे गए प्रश्नों का कुछ संग्रह है, बिल्कुल आपके सामने सभी प्रश्न आएंगे जितने भी 2019 में अति लघु सेक्शन में पूछे गए हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इनमें पहला क्वेश्चन क्या आता है, बुनियादी शिक्षा का अर्थ बताइए, बुनियादी शिक्षा आखिर होती क्या है। तो बुनियादी शिक्षा के बारे में जानते हैं। बुनियादी शिक्षा को इंग्लिश में हम बेसिक एजुकेशन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, बेसिक एजुकेशन भी हम कहते हैं, बुनियादी शिक्षा भी हम इसी को कहते हैं। और इसके बारे में भी हम एक आपकी डिटेल्ड क्लास लेंगे जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, सभी इससे बातें जो भी संबंधित है, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक आपका है बुनियादी शिक्षा और महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए यहाँ पर बात की गई है कि बुनियादी शिक्षा का अर्थ बता दीजिए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा की कल्पना की थी। किसने की थी, गांधी जी ने। किस समय, जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे उसी समय। आज उसे विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है, ठीक है। आज उसको क्या नाम दिया गया है, बदलकर फाउंडेशन कोर्स कहा गया है। बुनियादी शिक्षा फाउंडेशन कोर्स के नाम से अब जाने जाने लगी है। इसकी पृष्ठभूमि में गांधी जी की बुनियादी यानी बेसिक शिक्षा से था। उनका मानना था कि बालक शिक्षा प्राप्त करते समय व्यवसाय परक भी बने, जीविकोपार्जन करना भी सीखे, यानी जीविका का अर्जन करना भी सीखे, साथ साथ उसको व्यवसाय से संबंधित भी शिक्षा मिलती रहे। ये बात कही थी महात्मा गांधी जी ने और इन्हीं की कल्पना थी बुनियादी शिक्षा, जिसको आज हम फाउंडेशन कोर्स के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न बनता है, छात्र छात्राओं में मूल्यों के विकास हेतु कौन कौन से जनसंचार साधन हैं। तो देखते हैं कौन कौन से जनसंचार के साधन हैं। पहला है विचारों का प्रस्तुतिकरण यानी लाइव वीडियो के द्वारा, ठीक है। विचारों का प्रस्तुतिकरण कैसे, लाइव वीडियो के द्वारा। और दूसरा कैसे, समाचार पत्रों के द्वारा। विचारों का प्रस्तुतिकरण हम कैसे कर सकते हैं, या तो लाइव वीडियो में या समाचार पत्रों में, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को जानेंगे। क्या यहाँ पर पूछा गया है, जल संचयन का मूल सिद्धांत क्या है। जल संचयन, संचय का मतलब होता है दोस्तों एकत्रित करना। तो जल को एकत्रित करना तथा जल को संचित करके भविष्य की मांग को पूरा करना या भविष्य के लिए उसको सुरक्षित बचा करके रखना ही जल संचय का मूल सिद्धांत है। इतनी सी बात थी और क्लियर हो जाता है आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर। अगला प्रश्न आता है, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किस अर्थ के लिए किया गया है, तो चलिए जानते हैं। शिक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से, ठीक है। वैदिक साहित्य में शिक्षा का अर्थ क्या होता था, विद्या, ज्ञान, बोध और विनय। क्लियर होगी इतनी बातें आपकी। अब अगला प्रश्न आता है, बालिका शिक्षा का आशय बताइए कि बालिका शिक्षा का क्या आशय है। 2019 में पूछे गए सभी प्रश्न हैं यहाँ पर। तो शिक्षा हर मनुष्य के लिए अत्यंत अनिवार्य घटक है और बिना शिक्षा के मनुष्य कैसा होता है, पशु के समान होता है, पशु के समान अपना जीवन व्यतीत करता है। और प्राचीन काल में नारी के लिए शिक्षा का प्रबंध था।
परिस्थिति बहुत ही शोचनीय थी। मतलब बहुत ही कम परिवार ऐसे होते थे जो कि नारी की शिक्षा को बढ़ावा देते थे, उनको शिक्षित करते थे। लेकिन अब समय बदला है, तो समय के साथ बदलते बदलते नारी भी पुरुषों के समान शिक्षित हो रही है। ठीक है, आज के समय में बालिका भी या नारी भी पुरुषों के समान शिक्षित हो रही है। अभी भी कुछ आप कह सकते हैं इलाके या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी बालिकाओं को या नारियों को शिक्षा से परे रखा जाता है, लेकिन बहुत गलत बात है, क्योंकि बेटी ही दो कुल का विकास करती है। ठीक है, एक तो जिस परिवार में वो रहती है और जहाँ उसकी शादी होती है, तो दोनों ही परिवार, दोनों ही कुल शिक्षित हो जाते हैं अगर एक नारी शिक्षित हो। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य बताइए। दूरस्थ शिक्षा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्टेंट एजुकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसका उद्देश्य? पहला है उच्चतर शिक्षा के लिए व्यापक अवसर प्रदान करना। उच्चतर शिक्षा के लिए व्यापक अवसर को प्रदान करना और शिक्षित व्यक्तियों को उनके वर्तमान रोजगार में बाधा उत्पन्न किए बिना ज्ञान विकास हेतु अवसर प्रदान करना। ये जो दूसरा पॉइंट है, इससे आप क्या समझे? इसका मतलब यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो साथ साथ अपनी जॉब करते हैं और उसके साथ ही आगे पढ़ना भी चाहते हैं। तो डिस्टेंट एजुकेशन उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि जहाँ पर वो अपनी जॉब कर सकते हैं और बिना कॉलेज में जाए, बिना रेगुलर जाए अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं डिस्टेंट लर्निंग के थ्रू। ठीक है, तो यह सेकंड पॉइंट का मतलब यही है। तो अब आई होप आपको बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो गाइस, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, लाइक किए बिना मत जाना। ठीक है, और थैंक यू सो मच, आपके साथ बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी सभी चीज़ें बहुत क्लियर हुई हो। सो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।